होने ना पक्का, कुछ भी हुआ तेरे माथे, तू बनाना वापस। चलो चिन्नू मुन्नू, ओ चिन्नू चुप हो जा बेटा। मोस्ट प्रोबेबली मैक्रो का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं, एनआई का प्रैक्टिकल बाकी है, वो मेरे दिमाग में है, टेंशन मत लेना। मैंने आपको इनकम डिटर्मिनेशन का चैप्टर पढ़ा दिया था। अब वो चैप्टर के बाद आपको एक और चैप्टर दे रखा होगा, मल्टीप्लायर खत्म होने के बाद प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। क्या होता है बेटा, मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब एडी और एस बराबर हो जाए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। लेकिन तुम्हें यह नहीं पढ़ाया कि अगर हम इक्विलिब्रियम अचीव ना कर पाए तो क्या होगा। ये पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा हमने दो अप्रोच पढ़ी, एडी एस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मैंने अप्रोच पढ़ा दी तुम्हें बराबर। अप्रोच पढ़ाने के बाद तुम्हें यह भी पढ़ा दिया एमपीसी क्या होता है, एपीसी, फिर अपन पूरा प्रैक्टिकल पे चले गए, मल्टीप्लायर वगैरह पढ़ा, चैप्टर खत्म हो गया। कहीं पे ये तो बात करी नहीं कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो तो वो इसमें बात करेंगे। तो इसमें अपन दो सिनारियोस डिस्कस करेंगे, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। अब क्या ये सिनारियोस, ये देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हें उधर चैप्टर है इंडियन इको में, इसलिए मैंने यहां ज्यादा इलेबरेट नहीं किया है। इंडियन इको में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है। सीबीएसई को हटा देना चाहिए, यहां से जबरदस्ती डाला है तो अपन पढ़ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन कंप्लीट लेबर फोर्स एंड इकोनॉमी इज नॉट एम्प्लॉयड। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन को कहते हैं जहां पर हमारी लेबर फोर्स को काम नहीं मिल रहा। एक्चुअली लोगों को यह लगता है कि कितने लोगों के पास काम नहीं है उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यह गलत है। कितने लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, यह अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि कितने लोगों के पास काम नहीं है तो तुम्हारे पास भी काम नहीं है, वेले हो तुम, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हो, ठीक है, टिकटॉक बनाते रहते हो, बैन हो गया, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े फोकट तुम लोग हो, बट तुम लोग अभी अनएम्प्लॉयड नहीं हो बिकॉज तुम लोग काम करना ही नहीं चाहते। तुम हमारी लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो। 70 साल की एज में कोई बंदा रिटायर हो चुका है, खूब काम कर लिया, वो भी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। सुनते जाओ बराबर। मेरी मम्मी है, हाउसवाइफ है, कोई काम अभी नहीं कर रही, घर संभालती है, तो वो भी लेबर फोर्स का पार्ट। तो जो लोग लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। याद रखना, जो लेबर फोर्स का पार्ट है, काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर इन पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन कंप्लीट लेबर फोर्स एंड इकोनॉमी इज नॉट एम्प्लॉयड। जहां पे हमारी जो कंप्लीट लेबर फोर्स है वो एम्प्लॉय नहीं हो पा रही, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। और स्टूडेंट लेबर फोर्स में नहीं आते, कोई मेडिकल पेशेंट है वो लेबर फोर्स में नहीं आता, एजेड पर्सन है लेबर फोर्स में नहीं आता, हाउसवाइफ लेबर फोर्स में, बहुत सारे लोग हैं जो लेबर फोर्स में नहीं आते। समझ गए ना? अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट आपको दो तरह के समझाऊंगा बेटा, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। सुनो इधर, मैंने प्रशांत को कहा, प्रशांत एक जॉब है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में तेरे को जॉब लगवानी है, 50,000 रुपये महीना मिलेगा तुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया काम है, साफ सुथरा काम है एकदम, 50,000 रुपये मिलेंगे। इसने कहा सर काम क्या है? मैंने कहा बिजली के तारों पे गीला कपड़ा फेरना है, ठीक है, उसके देखो 50,000 रुपये मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में। इसने कहा सर आप ही कर लो, ठीक है, मैं वो नहीं करना। मैं वो दूसरा काम बताया मैंने इसको, ठीक है, दूसरे काम मैंने इसको बहुत बढ़िया वाला बताया, ऐसा नहीं बताया। मैंने कहा देख मेरे यहाँ जॉब है, तेरे को नोट्स वगैरह बनाने हैं, बच्चों की फीस वगैरह कलेक्ट करनी है, ये सब काम है, 20,000 रुपये महीना दूंगा तुझे। इसे कहा सर नहीं करना मेरे को। मैं कहा क्यों? सर मेरे को आगे पढ़ाई करनी है। मैं कहा कर तो ली, ग्रेजुएशन कर लिया तूने, बीकॉम कर लिया, इससे ज़्यादा क्या करेगा? सब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पीएचडी करनी है। मैं कहा पागल आदमी, काम मिल रहा है कर नहीं रहा, 20,000 रुपये दे रहा हूँ तेरे को महीने के, कौन देगा तेरे को 20,000 रुपये महीने के? इसने कहा सर नहीं करना ना, ज़बरदस्ती के नहीं करना। फिर पीएचडी कर ली इसने, पीएचडी करने के बाद भी इसके पास ऑफर आए, ये तब भी नहीं कर रहा। बोला अब मैं साइंस का कोई कोर्स करूंगा, वो पढ़ने का शौक ही खत्म नहीं हो रहा इसका, उभर के आ रहा है, उभर के। कल ही उस दिन ही बोल रहा था मेरे से, सर मेरे को ना 12th के बाद पहले सीए करना है, फिर मैं आईएएस भी करूंगा।
और फिर मैं इंजीनियरिंग करूंगा, हर स्ट्रीम के सबसे बड़े बड़े कोर्स करूंगा मैं, ठीक है, भले मैं कितना भी छोटा हूं। तो ये हमारा जो प्यारा बालक है, इसको काम मिल रहा है लेकिन काम करना नहीं चाहता भाई है, इसको कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? परिभाषा सुनो, परिभाषा सुनो। व्हेन जॉब इज अवेलेबल, व्हेन जॉब इज अवेलेबल बट पर्सन इज नॉट रेडी और एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, काम अवेलेबल है लेकिन वो उस वेज रेट पे काम करना नहीं चाहता, तो उसे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। और इसका ऑफर सुन के मेरे को मुदित ने कहा सर ये सेम ऑफर मुझे दे दो, 20,000 रुपए में मैं आपके नोट्स वोट्स सब बना दूंगा, जो काम बोलोगे वो कर दूंगा, चाय वाई भी लानी होगी वो भी ले आऊंगा, 20,000 रुपए दे दो सर। मैं कहा तेरे को नहीं रखना, ठीक है। तो यहां पे वो काम करना चाहता है लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है। मैं कहा यार वो जॉब तो इसके लिए मुकर्रर थी, अब इसके बाद वो जॉब जिसको मिलेगी वो तू नहीं है। तो ये हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क। दोनों जगह फर्क समझिए, यहां पे काम करना चाहते हो, काम मिल रहा है, करना नहीं चाहते। यहां पे काम करना चाहते हो, मिल नहीं रहा, तो ये वॉलेंट्री हुआ और ये क्या हुआ? इनवॉलेंट्री। समझे कि नहीं समझे? समझे? एक बार रीड करो, सही पढ़ाया है। वॉलेंट्री, व्हेन वर्कर आर नॉट विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट, वर्कर आर नॉट, ये वर्कर आर नॉट विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट, करंट वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, दो जॉब्स आर अवेलेबल, मैं तो दे रहा हूं काम, इट इज कॉल्ड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। देखो, व्हेन वर्कर आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहता है एट करंट वेज रेट बट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, जॉब्स आर नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड की कमी है। जैसे अभी हुआ ना, अभी डिमांड की कमी के कारण जॉब चली गई ना, ठीक है। आज लोगों को कितने, कोरोना तो बाद में आया, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो जने कब से ही कोरोना चल रहा है। तुम्हें पता है कोरोना आने से पहले, मार्च से पहले, जनवरी से इंडिया में कार के प्लांट बंद हो गए थे। मारुति सुजुकी ने अपने जने कितने प्लांट बंद किए, 10,000 लोग बेरोजगार हो गए, 10,000 लोग। कोरोना के पहले की बता रहा हूं, कोरोना एक एक्सक्यूज हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उसके पहले की बात है। इंडियन इकोनॉमी का ये जो जीडीपी गिरा है, ये एकदम से नहीं गिरा है। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ कोरोना की वजह से -23 चला गया? दूसरे देशों का भी जाता। ये तो ग्लोबल डिसीज थी ना, सिर्फ इंडिया में थोड़ी आई थी। तो अगर हमारा इतना श्रिंक हुआ है तो दूसरे वर्ल्ड इकोनॉमी का भी होता, यूएस का भी होता। उनका तो सिर्फ 1% माइनस गया है। 23% किसे कहते हैं? अर्श से फर्श पे आ गए। कहां तो 6-7% का ग्रोथ रहता था, 7% प्लस की जगह तो 23 माइनस आ गए। सिर्फ कोरोना नहीं, दूसरी भी बहुत सारे रीजंस थे। तो जॉब्स अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट में। लोगों की कितनी जॉब गई है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। लोगों को जहां 4 लोगों का काम होता है वहां वो 3 से करवा रहे हैं। हमारे स्कूलों में हो रहा है, टीचरों को पकड़ पकड़ के एसएसटी पकड़ा रहे। वो एसएसटी के टीचर को निकाल, तू एसएसटी पढ़ा। वो मैथ्स का टीचर है, बोला मैं मैथ्स, अब पढ़ पढ़ के पढ़ा दे। ये हालत है, सारे स्कूलों में हो रहा है। एक स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, 140 टीचर का स्टाफ था। वहां पे मेरा दोस्त अकाउंटिंग करता था। वो बताता है कि इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 100 टीचर कर दिए, 40 टीचर को निकाल दिया। साफ बोल दिया, साफ कि निकल जाओ, काम नहीं है कुछ भी, जो काम है वो हम करवा लेंगे। वो 100 टीचर के ऊपर ओवरबर्डन कर दिया उनको, और उनसे 2-2 काम करवा रहे और सैलरी आधी दे रहे। और यही एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बच्चों की फीस आ नहीं रही है तो क्या करें। हर स्कूल का है ये, हर स्कूल का। और टॉप मोस्ट स्कूल के बारे में जानता हूं मैं, टॉप जो कोटा के, तो फिर जो छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं उनका तो क्या ही होगा। ये कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जहां इंसान काम करना चाहता है लेकिन काम मिल नहीं रहा क्योंकि डिमांड की कमी है, या वॉट एवर बीइंग द रीजन इज, बट काम करना चाहते हैं, काम मिल नहीं रहा। इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? और यहां काम मिल रहा है, साले को पीएचडी करनी, कर नहीं रहा। ठीक है, ये हो गए साहब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब फुल एम्प्लॉयमेंट देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है, यहां दोनों पूरी हो जाएगी। वर्कर, अब हिमांशु आया, सर वो 20,000 वाली जॉब मुझे दे दो। मैं कहा हाँ तू कर ले। जॉब इज अवेलेबल, पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, काम भी करना चाहता है और जॉब अवेलेबल भी है। मैं देना भी चाहता हूं काम, वो काम करना भी चाहता है। मैंने कहा ले आजा कर ले। ये फुल एम्प्लॉयमेंट।
Full employment is a situation when all those workers who are able and willing to work are getting work. All those person who are able and willing to work are getting, जो काम करने के योग्य हैं और जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, उन्हें काम मिल रहा है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग समझते हैं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग क्या समझते हैं? क्या ये सही है? नहीं. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जीरो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. हमने वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म कर दिया. हमने वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर दिया? बिल्कुल खत्म कर दिया. नहीं नहीं नहीं, वॉलेंट्री नहीं, आगे इनवॉलेंट्री करो, ये मिसप्रिंट है. हमने इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया. इन करो इसको, जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. जल्दी तो जल्दी जल्दी वीडियो बिल्कुल फोन हो जाएगा. 2 मिनट साइलेंस फॉर दोस्त जिन्होंने पूरा इनवॉलेंट्री लिखा और आगे इन नहीं लगा दिया. बस ले बेटा चुन्नू, वो संभाल के रखना, इसको घूम नहीं जाए कहीं. तो 9th क्लास से चल रही है ना, फिर 8th. मेरे यहाँ एक लड़का आता था 2-3 साल पहले, उसकी कॉपी के अंदर ना आगे फिजिक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं. मैं कहा कब से संभाल रही? सर 9th क्लास से चल रहा है, भर ही नहीं रहा. मैं कहा क्यों? कुछ करता ही नहीं हूँ. तो ऐसे नट्टे लोग होते हैं, कृति जैसे, सब तरह लोग आते हैं. तो भाई मेरी बात सुनो, कोई अगर आपसे ये बोले कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अगर आपसे ये बोले कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, गलत. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. क्या? वीडियो वाले बच्चे सुन लो, वॉलेंट्री के आगे इन लगा लेना, मिसप्रिंट है. जीरो इनवॉलेंट्री मतलब हमने इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को जीरो कर दिया. वॉलेंट्री वालों को तो कोई जीरो कर ही नहीं सकता. काम तो उसको पहले ही अवेलेबल, तो करना ही नहीं चाहता था तो मैं क्या करूंगा? उसको कैसे जॉब दूंगा? उसको जॉब दे सकता हूं जो करना चाहता था लेकिन काम मिल नहीं रहा था. सरकार का काम है ऐसे लोगों को जॉब देना जो करना चाहते हैं लेकिन जॉब मिल नहीं रही. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करोगे आप? वो कह रहा है मेरे को तो पीएचडी करनी है, उससे पहले जॉब नहीं करूंगा. ये बोल रही है मैं तो शादी करके बाहर चल जाऊंगी, मेरे को जॉब नहीं करनी. तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे करोगे? ऐसे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट, वो कह रहा है कि मेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, वो कह रहा है मेरे चाचा विधायक है, मैं क्या करूंगा काम करके? गो टू हेल. ऐसे कोई हलवा होगा कभी बीच में से आ जाएगा, बीच में चल जाएगा. घर जा वीडियो देखना. बाय, टेक केयर. तो देखो इधर मेरी बात सुनो बेटा, अरे मेरी बात सुनो. जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसे जीरो कर सकते हैं. वॉलेंट्री को कैसे जीरो करेंगे? काम ही नहीं करना चाहता वो इंसान, वो जीरो नहीं होगा. आज हमारे देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इनफ जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है बट दे आर नॉट एबल और विलिंग टू वर्क. जॉब्स आर अवेलेबल, तो फिर उनके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन हाँ, जो काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हमने उनको तो जीरो कर दिया. तो अगर कोई आपसे पूछे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री को तो जीरो कर ही नहीं सकते. चलो खैर ये हो गया पूरा. अब मैं आपको इस चैप्टर में 3 इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्या बताऊंगा मैं आपको? एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यहां थोड़ा सा कर्व था इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो अपन डिस्कॉर्ड पे लाइव पढ़ते. इंडियन इको में तो ना कर्व आएगा ना प्रैक्टिकल आएगा, पूरी कथाएं चलेंगी. ठीक है, अच्छा आराम से सो जाना. ठीक है, खून कर दूंगा, समझ गए? वो पूरी यहां आके सुनना. तो 3 होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. बेटा देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, इधर देखो, ये एस का कर्व था, याद है? 0 से स्टार्ट होता था. जैसे जैसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं तुम मेरे पुराने चैप्टर की वीडियो देख के आए हो, और मैंने 4 दिन के गैप में आज बनाई है. 4 दिन तो देख ही ली होगी, और डूब के मर जाना ना देखी हो तो क्या करना? तो भी मर जाना.
ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, किसका कर्व है? और ये एग्रीगेट डिमांड का है, किसका? अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट। इस लेवल पे देश में रोजगार हमेशा फुल होगा, सारे रिसोर्सेज फुली इक्विप्ड होंगे, सारे रिसोर्सेज फुली इक्विप्ड होंगे। जिन रिसोर्सेज को जो काम मिलना चाहिए सबको पूरा काम मिलेगा, कहीं कोई बेरोजगारी होगी ही नहीं। बट कीन्स ने कहा ये आइडियल सिचुएशन है। क्या है? हर देश इसको अचीव, कोई भी देश इसको अचीव, कोई देश ऐसा नहीं है, अमेरिका जैसा सुपर पावर भी ये नहीं कह सकता कि हमारे यहां फुल एम्प्लॉयमेंट है। उनके यहां भी बेरोजगारी है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता। ये आइडियल सिचुएशन है। क्या है? किताब में है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये आइडियल है। चलो अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट देखो। जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से अगर हमारा इक्विलिब्रियम का लेवल थोड़ा सा कम रह जाए, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाए, तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड में क्या आ जाए? एग्रीगेट डिमांड में क्या आ जाए? कमी आ जाए। क्यों सर, क्यों कमी आ गई एग्रीगेट डिमांड में? क्या हो गया ऐसा? ठीक है, हमने जितने रिसोर्सेज बनाए थे उतने रिसोर्सेज बिके ही नहीं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। और जितने रिसोर्सेज हमारे पास है अगर वो कम पड़ जाए, एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज्यादा आ जाए, तो वो ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, वही कर्व बनाऊंगा मैं, ये एएस, ये एडी, ये आपको हर जगह दिखेगा, दिख रहा है? ठीक है, लेकिन मेरा एम्प्लॉयमेंट यहां आ गया, एएस इतनी है और डिमांड बहुत कम रहेगा, तो ये जो गैप रह गया ना, इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? एएस तो ज्यादा रह गई और एडी, मेरे रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज, मेरे रिसोर्सेस को पूरा काम नहीं मिला, क्योंकि सामने से एग्रीगेट डिमांड क्या रह गई? कम। आज मैंने आपको कहा मारुति सुजुकी ने 10,000 प्लांट खत्म कर दिए, 10,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। क्यों निकाला? शौक आ रहा था, बरसों से काम करवा रहे थे, आगे भी करवाते। मारुति ने यह कहा कि भाई साहब कार की डिमांड ही कम हो गई है, पिछले 1.5 सालों में कार बहुत कम बनी है, बिकी बहुत कम है इंडिया में, यह फैक्ट है। अब सरकार को इसके रीजंस ढूंढने चाहिए कि क्यों कम बिकी। हालांकि बैंक देखो धड़ल्ले से कार लोन देती है। आज आपको बैंक सबसे जल्दी कोई लोन दे देती है ना, एजुकेशन लोन में चप्पल घिस जाएगी आपकी। कार लोन में देखो आप, आगे से फोन आते हैं, हाँ भाई साहब कार लोन लीजिए, फोन आ जाते हैं, तुम्हें फोन आ जाएंगे थोड़े 1-2 साल बाद, तो फिर तुम बोलोगे तो स्टूडेंट हूं, हाँ तब भी ले लो। तो कार लोन इतना दे रही है गवर्नमेंट, बैंक, फिर भी लोग कार नहीं ले रहे। 1.5 सालों में कार के प्रोडक्शन में इसीलिए कमी आई क्योंकि उसका एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, इसीलिए उनको प्लांट बंद करने पड़े। ठीक है, अब बावले जैसे एक्सक्यूज, जो निर्मला सीतारमन है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे पार्लियामेंट में पूछा तो ऐसे बावले जैसी बात करिए, कार की डिमांड इसलिए कम हो गई क्योंकि लोग ओला और उबेर यूज करते हैं। ऐसे इडियट लोग हैं यार, अनपढ़ जाहिलों की सरकार है। तो ओला और उबेर अभी आए 1 साल पहले नहीं थे, बावले जैसी चीज है। एक बंदे ने सर्वे करवाया था, उसमें यह आया था कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है कार को लेकर, इसलिए भी इंडिया में नहीं देते। जैसे मुंबई में आप करोड़पति के घर पे भी कार नहीं देखोगे, क्योंकि वहां रहने के लिए जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, ले भी लेते तो पार्क करने इधर उधर जाना। ये कुछ जेन्युइन रीजन है, और भी कुछ इश्यूज होंगे, ये तो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। जीएसटी की वजह से कार का प्राइस बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कार को इन्होंने हर तरह की कार, 3 लाख 4 लाख की कार ले रहा हूं, उसे भी लग्जरी में डाल रखा था इन्होंने, और लग्जरी गुड्स पे जीएसटी 28% लगती है। तो ये भी एक इशू था। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी ये इशू उठाया कि आप ये 28% जीएसटी कम करो, एटलीस्ट भले एक फिल्टर लगा दो, जैसे 5 लाख 8 लाख तक की कार है उसके ऊपर तो कम कर दो। आपने तो हर तरह की कार, अब 3 लाख 5 लाख तक की जो i10 वगैरह और ये अल्टो वल्टो ले रहा है कोई, उसके ऊपर भी तुमने 28% जीएसटी लगा रखी है, तो गलत ही है। बहुत सारे इश्यूज है। खैर अभी अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो अगर आपके देश में एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी ना बेटा, तो सप्लाई अपने आप बची हुई रह जाएगी, फिर रिसोर्सेस पूरे यूटिलाइज नहीं होंगे, फिर वो निकालना ही पड़ेगा। 10,000 लोगों निकाल दिया, क्या करेंगे फिर? काम ही नहीं है। स्कूल में क्या हो रहा है आज, नर्सरी में एडमिशन ही नहीं आ रहे। इस साल ये मान लो सबसे भयंकर लॉस नर्सरी में हुआ है, और बिल्कुल जेन्युइन है। हम खुद एक स्कूल के ट्रस्टी है, ठीक है, एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक स्कूल है जिनके मैं और मुर्सा सर ट्रस्टी है। वहां पे क्या इशू आया कि नर्सरी का कोई एडमिशन नहीं आया। हर साल उस स्कूल में एडमिशन आते हैं, बहुत अच्छे एडमिशन आते हैं, हमारा कम्युनिटी का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, और उसके अंदर कोई एडमिशन नहीं आया। और उसके अंदर बच्चों ने, पेरेंट्स ने क्या बोला कि सर नर्सरी के बच्चे को हम क्या ऑनलाइन पढ़ाएंगे, अगर हम उसको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसके साथ पहले हमें बैठना पड़ता है, ठीक है, वो तो फ़ोन वोन सब घचड़ बचड़ कर देगा, वो तार वार सब निकाल देगा।
और 3 घंटे 4 घंटे हम उसके साथ बैठे, तो इतने पढ़े लिखे तो हम भी है कि वो 3 घंटे 4 घंटे पे जो पढ़ेगा वो हम ही पढ़ा देंगे उसको। आपको 20,000 25,000 रुपए दे हम नर्सरी की फीस, फिर जो आपका वो होता है नर्सरी के पहले क्या, प्ले ग्रुप, ठीक है। अब उसमें तो वैसे ही 20-25,000 रुपए झूले झुलाने के लेते थे। उसमें हमारी बिल्डिंग में एक बंदा रहता था कि 25,000 रुपए मैं इसको देता हूँ, वो प्ले ग्रुप जाता है, बहुत बड़े प्ले ग्रुप में, मॉडर्न स्कूल का प्ले ग्रुप है, जाता है। मैं कहा क्या सीखा? मैडम ने झूले झुलाए, वहां से नीचे से आ गए। मैं कहा बढ़िया, झूले झुलाने के 25,000 रुपये अंधी मचा रखी एजुकेशन के नाम पे। तो अब वो ऑनलाइन झूले भी कैसे झुलाए? तो वहां पे ना तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो वो लोग क्यों रखेंगे फिर? तो नर्सरी के, एलकेजी के, एचकेजी के सारे टीचर को निकाल दिया उन्होंने। ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा? कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड इतनी कम रह जाती है कि एग्रीगेट सप्लाई में एक्सेस हो जाता है, डिमांड कम रह जाती है, तो इसको कहते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये एस, ये एडी, इक्विलिब्रियम यहां आना चाहिए, आएगा यहां जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। समझ गए बेटा? इस चैप्टर में अब अगली चीज कल पढ़ेंगे अपन। देखो ये चैप्टर का थीम समझाऊं मैं आपको, ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया, रीड करना आप घर जाके, बहुत ईजी है। और 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट बता दिए, वॉलेंट्री और एक फुल एम्प्लॉयमेंट भी बता दिया। और ये भी बता दिया फुल एम्प्लॉयमेंट पे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट 0 नहीं होता, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो काम करना ही नहीं चाहता उसको तो हम काम करवा नहीं सकते। अब मैं आपको एक थीम समझा दूं, 2 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में। थीम क्या रहेगी? फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी प्रॉब्लम है ही नहीं, ओवर और अंडर प्रॉब्लम है। अरे बेटा ओवर में क्या प्रॉब्लम है? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई, और अंडर में क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उसे डेफिशिट डिमांड बोलेंगे, डेफिशिएंसी, कमी। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी। और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उसे एक्सेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटता हूं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंसी डिमांड क्या है, एक्सेस और डेफिशिएंसी क्या है वो अभी थोड़ा बता दिया, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला ये पढ़ाऊंगा रीजंस, ऐसा क्यों हुआ, क्यों एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्यों है, और ज्यादा है तो रीजन। दूसरा पढ़ाऊंगा इंपैक्ट, अब हो तो गया, अब इसके क्या खामियाजे उठाने, इंपैक्ट क्या पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा। और तीसरा रीजंस टू करेक्ट, अब इसको सही 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 3 हिस्सों में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या पढ़ाऊंगा मैं वापस देखो, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या है वो बता दूंगा, उसके बाद उसको 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला रीजन क्यों हुआ ऐसा, दूसरा इंपैक्ट, अब ऐसा हो तो गया है, क्या होगा इससे, अब इंपैक्ट क्या आएंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, और तीसरा मेजर टू करेक्ट, अब इसको सही कैसे करें। ठीक है, ये 3 चीजें अपन मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।